Assalamu alaikum. We are studying the chapter number 20, which is the simultaneous equation methods, जिसमें हम previous video में दो methods पढ़ चुके हैं, which is OLS and the ILS. जिसमें OLS हम recursive models में use करते हैं और ILS we use in case of exactly identified equations. Now, today we are concerned with the estimation of an over-identified equation. तो जब इक्वेशन हमारी ओवर आइडेंटिफाइड हो तो वी यूज द मेथड ऑफ टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर्स विच इज 2SLS. ठीक है. नाउ वी कंसिडर दिस मॉडल which is given in your book. There are two equations, income function and the money supply function. Income function में you can see that y1 income है आपकी, y2 is the stock of money, x1 is investment expenditure and x2 is the government expenditure. ठीक है. तो y1 is affected by x1, x2 and also other endogenous variable which is y2, the stock of money. और अगर हम इस सिस्टम की सेकंड इक्वेशन को देखें which is of money supply or the stock of money y2, it is affected by y1 only which is the income, और इसमें और कोई exogenous variables नहीं है. तो हम simultaneous equation establish कर सकते हैं किस तरह से कि y2 y1 को इफेक्ट कर रहा है और y1 y2 को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो कोरिलेशन बिटवीन y2t and u1t is not equal to 0. Similarly, the correlation between y1t and ut is also not equals to 0. यहाँ पर simultaneity का प्रॉब्लम आ रहा है, आप इन पर OLS अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. अब इसमें क्या है, सेकंड हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि दोनों इक्वेशंस की आइडेंटिफिकेशन का क्या स्टेटस है. अब अगर हम आइडेंटिफिकेशन को देखें, इफ यू लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन विच इज द इनकम फंक्शन. अब क्या इनकम फंक्शन में कोई ऐसा वेरिएबल है, कोई ऐसा वेरिएबल एक्सक्लूड कर रहा है जो मनी सप्लाई में है लेकिन इनकम इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो y1 इक्वेशन को आइडेंटिफाइड बनाएगी. लेकिन अगर हम देखें तो मनी सप्लाई में कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो इक्वेशन 1 में ना हो. ठीक है. मतलब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है मनी सप्लाई में जिसकी वजह से इनकम फंक्शन जो है आपका वो आइडेंटिफाइड हो जाए. ठीक है. तो हमारी जो इनकम इक्वेशन है वो अंडर आइडेंटिफाइड है. अब अगर हम सेकंड इक्वेशन को मनी सप्लाई फंक्शन को कंसिडर करें तो इज देयर एनी वेरिएबल इन इनकम फंक्शन व्हिच इज नॉट इन मनी सप्लाई फंक्शन. अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है जो इनकम फंक्शन में है लेकिन मनी सप्लाई में नहीं है तो हमारे जो मनी सप्लाई फंक्शन है दैट वुड बी आइडेंटिफाइड. तो ऑब्वियसली हमारे पास ऐसा वेरिएबल है. हमारे पास x1 है और हमारे पास x2 भी है. वैसे तो मनी सप्लाई के आइडेंटिफाइड होने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल भी काफ़ी था. अगर सिर्फ x1 होता तो हम कहते हमारी इक्वेशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है. लेकिन हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इनकम फंक्शन में तो हैं लेकिन मनी सप्लाई फंक्शन में नहीं है. तो दैट मीन्स आवर मनी सप्लाई फंक्शन इज ओवर आइडेंटिफाइड. ठीक है. अब इस पे आप ऑर्डर कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ऑर्डर कंडीशन भी आप अप्लाई करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं. तो दैट वुड शो यू कि जो आपकी इनकम इक्वेशन है वो अंडर आइडेंटिफाइड है और जो मनी सप्लाई इक्वेशन है दैट इज ओवर आइडेंटिफाइड. अब इनकम इक्वेशन जो कि अंडर आइडेंटिफाइड है वी कैन नॉट डू मच अबाउट दैट. हाँ, जो मनी सप्लाई इक्वेशन है एंड विच इज ओवर आइडेंटिफाइड दैट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय इनडायरेक्टली स्क्वायर. क्यों एस्टिमेट नहीं कर सकते हम उसको आईएलएस से? क्योंकि पहली बात तो हमने ये एस्टैब्लिश की हुई है कि जो आईएलएस का मेथड है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस में यूज होता है. और अगर हम आईएलएस को
ओवर आइडेंटिफाइड के केस में यूज करेंगे तो आपके पास जो बीटा टू वन है, जो कि आपका कोफिशिएंट है y1t का इन मनी सप्लाई फंक्शन, उसके आपके पास दो एस्टिमेट्स आएंगे। ठीक है, बीटा टू वन जो कि y1 का कोफिशिएंट है इन मनी सप्लाई इक्वेशन, उसके आपके पास दो एस्टिमेट्स आएंगे। ठीक है, so we can apply OLS to money supply equation, but the estimates will be inconsistent, और वो inconsistent भी होंगे। Even if you increase the sample size, तो वो अपनी true value को approach नहीं करेंगे। क्यों? Because of the likely correlation between the explanatory variable y1 and the disturbance term u2। यह बात हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं, सो बाय नाउ आपको तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम हो तो हमारे पास जो अजम्पशन है वो होल्ड नहीं करती। सो व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है? कोरिलेशन में है। किस कोरिलेशन में है? द कोरिलेशन ऑफ y1 एंड u2। तो सपोज हम एक ऐसी y1 की प्रॉक्सी बनाते हैं which is closer in nature to y1, that resembles y1, मतलब उसका y से हाई कोरिलेशन हो, बिल्कुल y1 के जैसी हो, वो वेरिएबल बिल्कुल y1 का जैसा हो, उससे बहुत क्लोज हो इन नेचर, लेकिन वो u2 से अनकोरिलेटेड। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है कि जो मनी सप्लाई फंक्शन है उसमें जो y1 है, जो एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यूज हो रहा है, that is correlated with the error term of the equation which is u2। तो हम solution के लिए क्या कर सकते हैं? We can find out a proxy of y1 that is closer in nature to y1, that resembles y1 or highly correlated with y1, but that proxy variable is uncorrelated with the error term। y1 correlated है, लेकिन उसकी जो हम proxy लेंगे वो ऐसी होनी चाहिए which is uncorrelated with the error term। So such proxy is called instrumental variable। तो जब हमारे पास ऐसा instrumental variable आ जाएगा then we can apply OLS, क्योंकि in that case वो जो हमारे पास error term और variable का endogenous variable की correlation का problem आता है वो खत्म हो जाएगा। So two-stage least square is such a method which shows one way in which we can obtain such instrumental variable। ठीक है, अब जो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर है उसके नाम से ही पता चल रहा है दैट दिस मेथड इन्वॉल्व्स द टू स्टेजेस। तो इसमें हमारे पास दो सक्सेसिव एप्लीकेशंस होंगी ऑफ ओएलएस। टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मींस टू एप्लीकेशंस ऑफ द ओएलएस। अब हम उस प्रोसीजर को पढ़ते हैं। अच्छा जी, स्टेज वन में हम क्या कर रहे हैं? जो फर्स्ट स्टेज है उसमें टू गेट रिड ऑफ द लाइकली कोरिलेशन बिटवीन y1 and u2, first we will regress y1 on all the predetermined variables in the whole system, not just the equation। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? y1 को सिस्टम के सारे एक्सोजिनस वेरिएबल्स पे रिग्रेस कर देंगे। सिर्फ एक इक्वेशन के नहीं, सारे सिस्टम के। सारे सिस्टम के दो एक्सोजिनस वेरिएबल हैं x1 एंड x2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम y1 को रिग्रेस कर देंगे ऑन x1 एंड x2। ठीक है, कोफिशिएंट्स उनके पाई में पाई से डिनोट किए हैं हमने। यहाँ पे जो आपका एरर टर्म है उसकी यूजुअल ये ओएलएस का रेसिडुअल है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू आती है एरर की आपके पास। ठीक है, तो एस्टिमेटेड फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखते हैं y1t hat इक्वल्स पाई नॉट हैट प्लस पाई वन हैट x1t प्लस पाई टू हैट x2t। ठीक है, where y1t is an estimate of the mean value of y conditional upon the fixed values of x। ठीक है, अब ये जो आपकी इक्वेशन आई है दिस इज सिंपली अ रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन रिग्रेशन, क्योंकि इसमें अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो सिर्फ एक्सोजिनस वेरिएबल्स हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो आपको इक्वेशन 20.4.5 में शो किया हुआ है दैट y1t इक्वल्स y1t हैट प्लस ut हैट। ठीक है, इक्वेशन जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इस स्लाइड पर
उसमें y1t इक्वल्स जो पाई नॉट से लेकर पाई 2 तक की वैल्यू है उसको हम कह रहे हैं y1t हैट, y की एस्टिमेटेड वैल्यू प्लस ut हैट। तो ये लास्ट वाली इक्वेशन उस इक्वेशन से ही हमने बनाई है। Now this shows that the stochastic y1 consists of two parts. आपके y1 के दो parts हैं, क्या क्या? एक estimated y1 है which is a linear combination of non-stochastic or fixed x variables and a random component which is ut hat. अब स्टेज 2 में क्या करेंगे? जो ओवर आइडेंटिफाइड मनी सप्लाई इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो मनी सप्लाई इक्वेशन है उसमें ऑब्वियसली आपका लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास y2 है विच इज़ फंक्शन ऑफ y1। अब उसमें हमने क्या किया है, उस इक्वेशन में मनी सप्लाई की इक्वेशन में हमने y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। हमने कहा ना y1 इक्वल्स y1t हैट प्लस ut हैट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीटा 21 ब्रैकेट में हमने y1 की जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई है वो सब्सटीट्यूट कर दी है। अब बीटा 21 को मल्टीप्लाई करें दोनों से, y1 हैट और ut हैट से, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाती है। उसमें जो एरर टर्म्स वाली हैं, जो एरर टर्म्स हैं उनको हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई है y2t की विच इज बीटा 20 प्लस बीटा 21 y1t हैट प्लस ut स्टैरिक। अब जो ut स्टैरिक है उसको बता दिया है हमने कि वो दोनों एरर टर्म्स के इक्वल है। ठीक है। अब अगर आप 20.4.6 को पहली वाली सप्लाई इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस देखने में बहुत सिमिलर है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहां पर y1 था, यहाँ पर y1 हैट है, यहाँ पर y1 की एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है। अब इसका हमारे पास एडवांटेज क्या है? वो ये है कि y1 हैट एक ऐसा प्रॉक्सी वेरिएबल है जो ओरिजिनल मनी सप्लाई इक्वेशन में जैसे y1 तो कोरिलेटेड था डिस्टर्बेंस टर्म से, लेकिन y1t हैट इज अनकोरिलेटेड विद ut स्टेरिक। यहाँ वाली जो एरर टर्म है उससे आपका जो एस्टिमेटेड y है वो अनकोरिलेटेड है। वहां पर कोरिलेशन का प्रॉब्लम था, यहाँ पर कोरिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसी प्रॉक्सी यहाँ पर लगाई है जो y1 के जैसी है लेकिन उसका एरर टर्म से कोई कोरिलेशन नहीं है क्योंकि ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, और इन्होंने कहा है एसिम्प्टोटिकली ये होता है, दैट मीन्स इन लार्ज सैंपल एज वी इंक्रीज द सैंपल साइज इनडेफिनेटली। तो अब अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि कोरिलेशन नहीं आ रही दोनों की, तो वी कैन अप्लाई OLS और आपको OLS will give consistent estimates of the parameters of supply function। तो सप्लाई फंक्शन में ओवर आइडेंटिफिकेशन थी, आइडेंटिफाइड तो थी सप्लाई इक्वेशन लेकिन ओवर आइडेंटिफाइड थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर को यूज किया। उसमें हमने क्या किया टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर में कि हमने जिस वेरिएबल का एरर टर्म के साथ प्रॉब्लम था y1 का, हमने उसका एक ऐसा प्रॉक्सी वेरिएबल लेके आए हैं जो y1 से मिलता जुलता है लेकिन उसका एरर टर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। ओके, so basically in 2SLS we purify stochastic explanatory variable y1 of the influence of stochastic disturbance term which is u2। ठीक है। तो 2SLS का पर्पस ये है कि हम उसका जो कोरिलेशन है y1 का खत्म करें एरर टर्म के साथ। This is done by performing reduced form regression of y1 on all the predetermined variables in the system stage 1 and obtaining estimated y1t and replacing y1t in the equation with the estimated value and then applying OLS to the equation thus transformed। तो दो दफा आपने OLS अप्लाई किया। पहले आपने क्या किया कि आपने पहले रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन बनाई है, आपने y1 को सिस्टम के सारे एक्सोजिनस वेरिएबल पर रिग्रेस किया था फर्स्ट स्टेज में। रिग्रेस करने के बाद आपके पास जो y की एस्टिमेटेड वैल्यू आई है उसको आपने मनी सप्लाई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और आपने फिर उस पे OLS अप्लाई करके उसके कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट किया। अच्छा, अब वही जो हमने अभी मॉडल किया है हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। अब मॉडिफाई देखिए हमने किस तरह से किया है कि जो हमारी इनकम इक्वेशन है वो तो
उसमें चेंज वो एज इट इज है, लेकिन जो हमारी मनी सप्लाई इक्वेशन है उसमें हमने दो एग्जॉजिनस वेरिएबल्स ऐड किए हैं। ठीक है, उसमें हमने x3 और x4 को ऐड किया है। x3 इनकम है इन द प्रीवियस टाइम पीरियड और x4 है मनी सप्लाई इन द प्रीवियस टाइम पीरियड। अब x3 और x4 दोनों एग्जॉजिनस वेरिएबल है। तो अब क्या हुआ है, अब डिमांड में भी दो एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं जो सप्लाई में नहीं है, और सॉरी, अब इनकम इक्वेशन में भी दो एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं जो कि मनी सप्लाई इक्वेशन में नहीं है, और मनी सप्लाई इक्वेशन में भी दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं जो कि इनकम इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, अब अगेन मैं उस रूल को अप्लाई करूंगी कि एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए तो काफ़ी था कि दोनों इक्वेशंस में सिर्फ एक एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होता, तो दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो जाते। लेकिन दोनों इक्वेशंस में एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा वेरिएबल है, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आइडेंटिफिकेशन के लिए। दैट मीन्स both the income function and the money supply function are now over identified। अब दोनों ही over identified है। तो अगर एक क्विक सा मैं आपको यहाँ पर बगैर स्लाइड को मूव किए बताऊं तो अब हमें क्या करना होगा। अब दोनों ओवर आइडेंटिफाइड है, तो दोनों की ओवर आइडेंटिफिकेशन की वजह से हमें क्या होगा कि हमें y1 और y2 दोनों की जगह ऐसी प्रॉक्सीज लानी है जिनका उनकी मतलब इनसे तो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस हो उस प्रॉक्सी की, लेकिन वो एरर टर्म्स के साथ कोरिलेटेड ना हो। तो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर कैसे आएगा, इफ़ यू रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स, कि आप y1 को सिस्टम के सारे एक्सोजिनस वेरिएबल पर रिग्रेस करेंगे, इसी तरह से आप y2 को भी सिस्टम के सारे जो एक्सोजिनस वेरिएबल्स हैं उन पर रिग्रेस करेंगे, मतलब दो रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस बनाएंगे और उन पर ओएलएस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सारा वही है। अब हमने क्या करना है, इन स्टेज टू सॉरी in stage 1 we regress endogenous variables on all the predetermined variables like I told you. In second stage we replace y1 and y2 in original equation by their estimated values from the preceding two regressions and then run OLS regression। ठीक है, as follows। तो वो वाला स्टेप हमने स्किप किया है कि फर्स्ट स्टेज का जो मैंने आपको बताया था कि y1 सिस्टम के सारे एग्जोजिनस वेरिएबल पे उनको रिग्रेस करेंगे। क्या है सारे एग्जोजिनस वेरिएबल्स, x1 x2 x3 x4। तो आपके पास आ जाएगा y1t हैट। इसी तरह से y2 को रिग्रेस करेंगे ऑन x1 x2 x3 एंड x4, तो आपके पास आ जाएगा y2t हैट। अब जब आपके पास दोनों की एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप उसको ओरिजिनल इक्वेशंस में रिप्लेस करेंगे। तो ये आपने रिप्लेस किया तो आप देख रहे हैं कि जो y1 की इक्वेशन है उसमें अब y2 नहीं है बल्कि y2 हैट है, एस्टिमेटेड y2। इसी तरह y2 की इक्वेशन में भी एस्टिमेटेड y1 है, और जो एरर टर्म्स हैं वो आपको पता है, पीछे हमने जो प्रोसीजर किया था कि एरर टर्म्स जो स्टेरिक्स लगा हुआ है उसके ऊपर, उसकी डेफिनेशन आपको नीचे दी है कि जब आप बीटा 1 2 को और बीटा 2 1 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कॉम्पोजिट एरर टर्म आ जाती है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस पर सेपरेटली ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि y1 के भी राइट हैंड साइड पर सारे अब एग्जोजिनस वेरिएबल हैं, कोई एंडोजिनस नहीं रहा, एस्टिमेटेड वैल्यूज आ गई हैं, तो अब सब प्री डिटरमिन्ड है। इसी तरह y2 के भी राइट हैंड साइड पर सारे एग्जोजिनस वेरिएबल हैं, हमारे पास वो जो कोरिलेशन था ऑफ द एंडोजिनस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड द एरर टर्म अब वो नहीं है, तो हम इस पे ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं। टू स्टेजेस में किया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर्स। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर की। इट कैन बी अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल इक्वेशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी अदर इक्वेशन इन द सिस्टम। आप इस तरह से मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि आप उसमें से साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम निकाल देते हैं, तो आप हर इक्वेशन को अलग अलग एस्टिमेट कर सकते हैं। देन 2SLS provides only one estimate per parameter।
अब इसका ऑब्वियसली यही मतलब है, हमने पहले ओवर आइडेंटिफिकेशन को जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने ये बात की थी कि अगर हम ओएलएस अप्लाई करेंगे या हम इनडायरेक्टली स्क्वायर अप्लाई करते हैं एक ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन पे, तो उसका ड्रॉबैक क्या है कि हमारे पास किसी एक पैरामीटर के दो एस्टिमेट्स आ जाते हैं। तो फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें से गारंटी नहीं दे सकते कि सही वाला एस्टिमेट कौन सा है। लेकिन 2SLS का क्या फ़ायदा है कि वो आपको हर पैरामीटर का एक ही एस्टिमेट देता है। अच्छा, 2SLS को अप्लाई करने के लिए हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि सिस्टम के टोटल एग्जॉजिनस वेरिएबल्स क्या हैं। सिस्टम के मतलब आपके सिस्टम में जितनी इक्वेशंस हैं उनमें टोटल कितने एग्जॉजिनस वेरिएबल हैं आपको ये पता होना चाहिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो 2SLS है दैट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस। ठीक है। और ये कह रहे हैं हमने कहा था कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस जो हैं उन पे हम 2SLS यूज़ कर सकते हैं लेकिन अदर वे अराउंड नहीं है। हम ILS को ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते लेकिन 2SLS को आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक लास्ट एक समझे रूल ऑफ थम्ब सा दिया हुआ है, इफ आर स्क्वायर वैल्यू इन द रिड्यूस्ड फॉर्म रिग्रेशन स्टेज 1 रिग्रेशन are very high, say in excess of 0.8, the OLS estimates and 2SLS estimates will be very close. मतलब वो जो हम रिग्रेशन करते हैं ना कि जिसमें हम एंडोजेनस वेरिएबल्स की रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन बनाते हैं, उनको जब हम रिग्रेस करते हैं सिस्टम के सारे एग्जोजेनस वेरिएबल्स पर, तो अगर उस रिग्रेशन में जो आपका आर स्क्वायर है अगर 0.8 से ज़्यादा आता है तो दैट मीन्स अगर आपने जो ओएलएस एस्टिमेट फाइंड आउट करते हैं या 2LS कर रहे हैं वो दोनों एस्टिमेट्स तकरीबन बहुत क्लोज होंगे, मतलब प्रिसाइज एस्टिमेट्स आएंगे आपके। सो दैट इज अबाउट द टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 20। तो हमने अब तक जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं उनको डिटेल में स्टडी कर लिया है। हमने उनकी नेचर देख ली है, उनकी वजह से हम ओएलएस अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास बायस्ड एस्टिमेट्स आते हैं, इनकंसिस्टेंट आते हैं, वो सब हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि आइडेंटिफिकेशन 3 टाइप्स होती हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन के 2 रूल्स पढ़े हमने, ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशन। ठीक है? तो अब लास्ट में हमने देख लिया कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम हो और इक्वेशंस हमारी रिकर्सिव मॉडल हो, वन वे साइमल्टेनियस रिलेशनशिप हो, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो, ओवर आइडेंटिफाइड हो, तो हम कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस एंड्स द चैप्टर 20 एज वेल एज द टॉपिक ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स। नेक्स्ट क्लास से हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।